So our new chapter is now did women have a revolution? तो क्या इस revolution में women का participation था? Definitely था। हमने स्टार्टिंग से देखा कि फ्रांस में women का participation था। भले ही हम ये नहीं क्या बोल सकते कि हाँ ये कम था, हाँ उनके जितना नहीं होगा पर उनसे कम भी नहीं था। सो वुमेन का यहाँ पे इम्पोर्टेंस था। अब ये रिवोल्यूशन क्यों है? अब रिवोल्यूशन क्यों होता है अगर हम शॉर्ट में देखेंगे तो ये होता है राइट्स के लिए। सोसाइटी के हर सेक्शन को राइट लगता है कि उन्हें राइट मिलनी चाहिए, फिर वो प्रॉपर्टाइड हो या नॉन प्रॉपर्टाइड हो, पुअर हो या जो भी हो, उन्हें हर सबको लगता है कि हमारा एक रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए गवर्नमेंट ने, हमारा भी राइट सिक्योर होनी चाहिए। इसलिए ये रिवोल्यूशन होते हैं। रिवोल्यूशन होने का दूसरा भी चीज़, वो चाहते हैं उनके लाइफ में डेवलपमेंट हो, फिर वो पॉलिटिकल लेवल पे हो, एजुकेशनल लेवल पे हो, सोशल लेवल पे हो या फिर इकोनॉमिकल हो। वो चाहते हैं कि ये जो सभी चेंजेस हैं उनमें इनका बेनिफिट हो, इसलिए रिवोल्यूशंस होते हैं। अब अगर हम विमेन की बात करें तो हाँ ये भी चाहती थी कि हाँ उन्हें भी पॉलिटिकल राइट्स मिले, उन्हें भी एजुकेशनल राइट्स मिले, उन्हें भी वो सोशल राइट्स मिले। वो भी चाहते थे कि वो भी किसी से कम नहीं है और उन्हें भी वो इकोनॉमिकल राइट्स मिले। जबकि फ्रांस में दो सिचुएशंस थी। अगर हम इन्हें इसकी बात अभी मैं शॉर्ट में करा देता हूँ। मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर की सोच थोड़ी हम ये मान सकते कि आज के हिसाब से थोड़ी बैकवर्ड थी। उसके हिसाब से मेल एंड फीमेल आर डिफरेंट। सो मेल्स ज़्यादा मीन्स मेल्स का अपना इम्पोर्टेंस है, फीमेल्स का अपना इम्पोर्टेंस है। वो ये मानता था कि नेचर ने इनको इनकी ड्यूटीज़ दी है और मेल्स को मेल की ड्यूटीज़ दी है, तो मेल्स की ड्यूटी करे और फीमेल्स की ड्यूटी करे। अगर हम इसे शॉर्ट टर्म में समझे तो फीमेल्स को किसी भी तरह के पॉलिटिकल राइट्स देने के वो अगेंस्ट में था। उनका ये कहना था कि जो पॉलिटिकल राइट्स है ये रिजर्व फॉर मेल एंड दिस इज़ नॉट फॉर फीमेल। इसका मतलब कि अगर इस चीज़ को या फिर इस प्रिंसिपल को अगर कोई रिजेक्ट कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट या फिर जैकोबिन क्लब्स के थिंकिंग के अगेंस्ट में जा रहा है, ऐसा माना जाता था। जबकि फीमेल्स के हिसाब से देखें तो ये उनके लिए इम्पोर्टेंट था। अगर वो पॉलिटिकल राइट्स हासिल करती है तभी जाके वो एजुकेशनल राइट्स को डेवलप कर पाएगी, सोशल राइट को अपने डेवलप कर पाएगी और अपना इकोनॉमिकल बैलेंस डेवलप कर पाएगी। अभी हम जिस फ्रांस की बात कर रहे हैं वहाँ पे जो वेमेन्स थी वो दो सेक्शंस में थी। एक तो जो रिच सेक्शन और एक पुअर सेक्शन। पुअर का अगर हम बात करेंगे तो जैसे कि थर्ड स्टेट की जो वेमेन होती तो बेसिकली जो नॉन एजुकेटेड ग्रुप होता था वो अलग अलग तरह के काम करती थी, जैसे कि कपड़े धोना, बर्तन मांजना या फिर जो कुलीन घर है, जो बड़े फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट इनके घरों में सर्विस का काम करना, वो सर्वेंट्स थी, लॉन्ड्रेसेस थी, सेमस्ट्रेसेस थी, कपड़े सिलाई बुनाई इस तरह का काम वगैरह वो करने वाले, जो उस टाइम में मार्केट में कुछ फूड प्रोडक्ट्स बेचने वाले, तो ये इस तरह से वर्क किया करती थी। अगर हम वेमेन्स की बात करें ये थर्ड स्टेट के तो, और अगर हम थोड़ा सा रिच सेक्शन की वेमेन्स की अगर बात करते हैं तो हम देखते थे कि थर्ड स्टेट में कुछ जो रिच लोग थे और जो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट में जो अगर रिच लोग हैं तो उनकी जो लड़कियां वो तो कॉन्वेंट में पढ़ सकती थी और कॉन्वेंट में पढ़ने के बाद ऐसे थर्ड स्टेट के जो रिच लोग थे वो कॉन्वेंट में पढ़ सकती थी और उसके बाद उनकी शादियाँ होती थी। अब शादी का जो डिसीजन है वो उन पे या तो उनके विल से या फिर प्रेशराइज से हो जाता था। तो कहने का मतलब कि यहाँ पे जो वुमेन का रिवोल्यूशन है उनमें ये भी सारे पॉइंट्स है कि हाँ उनके लिए बेहतर एजुकेशन होना चाहिए, उनकी शादी उनके मर्जी से भी होनी चाहिए, ठीक है। अगर वो नहीं करना चाहते तो उन पर कोई फोर्स ना हो, एज एवन उनका सोशल लेवल डेवलप हो, उन पॉलिटिकल लेवल पे वो सेम जगह मिले जो मेल्स को मिल रही है, उन्हें भी वो पोजीशंस मिले, उन्हें भी वो सीट्स मिले जो मेल्स ऑक्यूपाई कर रहे हैं। उस समय फ्रांस में पॉलिटिकल क्लब्स बनने लगे थे और पॉलिटिकल क्लब्स में विमेन के भी लगभग फ्रांस में लगभग 60 क्लब्स थे जो इसके लिए काम कर रहे थे ताकि
फीमेल्स को उनकी जगह दिला सके। इन रेवोल्यूशन में उनके आने का मतलब ये था कि हाँ, दे शुड हैव गेट रिप्रेजेंटेड, उनको अभी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। अगर वो पॉलिटिकल लेवल पे रिप्रेजेंट हो रही है तो डेफिनेटली सोसाइटी के अलग अलग सेक्शन में भी वो रिप्रेजेंट होगी और नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी वो वर्क करेगी। कहीं ना कहीं ये उनका मकसद था, जिसकी वजह से वो इस पॉलिटिकल लेवल पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थी। जैसे कि हमने देखा है कि फ्रांस में अलग अलग 60 क्लब डेवलप हो चुके थे। तो जब ये 60 पॉलिटिकल क्लब डेवलप हो चुके थे तो उन्होंने अपने अलग अलग न्यूज़पेपर भी चलाए ताकि वो वुमेन्स तक अपनी मन की बात पहुंचा सके, अपनी पॉलिटिकल, अपनी सोसाइटी में जो चेंजेस हो रही है सोशल इकोनॉमिकली, सारे डेवलपमेंट वो वुमेन्स तक पहुंचा सके। इसलिए उन्होंने अलग मैगजीन न्यूज़पेपर भी स्टार्ट किए। जैसे कि हम जानते हैं कि उसमें से एक पॉलिटिकल क्लब है, जो ग्रुप है, जो सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन। यहाँ पे इम्पोर्टेंट है रिवोल्यूशनरी, द पीपल, द वुमेन वांट सम रिवोल्यूशन, वांट टू बी अ पार्ट ऑफ चेंजेस ऑफ दैट रिवोल्यूशन, एंड द रिपब्लिकन डेफिनेटली गवर्नमेंट, लोगों की गवर्नमेंट। इस तरह से तो कहने का मतलब है कि इस तरह की सोसाइटी का पार्ट बनना चाहती थी। उसका एक मेन इम्पोर्टेंट ग्रुप था। जैसे कि हमने जाना है कि 1791 में जो असेंबली बैठी, तो उस असेंबली में भी वुमेन्स को बेसिकली पैसिव सिटीज़न का दर्जा दिया गया, जिससे वो काफ़ी नाराज़ थे और उन्हें लगा कि हाँ, अब भी मूवमेंट की ज़रूरत है। अगर वो मूवमेंट करेंगे तभी जाके उनको पॉलिटिकल राइट्स मिलेंगे। जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि नहीं, वो भी पॉलिटिकल पोजीशंस चाहती थी, पॉलिटिकल सीट्स चाहती थी, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन चाहते थे। उन्हें भी वो सीट्स चाहिए थी जहाँ पे जो चीज़ें मेल्स के लिए हो रही है यहाँ पे पॉलिटिकल लेवल पे, वो चाहती थी कि फीमेल्स के लिए भी हो। दे ऑल्सो शुड गेट इलेक्टेड इनटू असेंबली, दे शुड हैव पॉलिटिकल सीट्स एंड दे शुड हैव रिप्रेजेंटेशन। स्टार्टिंग में जैसे रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट आई तो उन्होंने विमेंस के लिए कुछ अच्छे काम किए, जैसे कि स्कूलिंग कंपलसरी कर दिया गया, उन्हें ट्रेनिंग देना कंपलसरी कर दिया गया ताकि वो ढंग का कोई काम कर सकें। एज इवन अगर शादी की बात है, मैरिजेस की बात है, तो उनके पेरेंट्स उन पे ज़्यादा फोर्स नहीं कर सकते थे। मैरिज, जैसे डाइवर्स की अगर बात करें तो डाइवर्स पहले सिर्फ मेल्स का राइट था। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डाइवर्स के लिए कोई भी अप्लाई कर सकता था, मेल या फीमेल। तो कहीं ना कहीं ये राइट्स उन्हें मिलने लगे। मैरिज वॉज ऑल्सो एक्सेप्टेड एज अ कॉन्ट्रैक्ट एंड इट शुड बी रजिस्टर्ड, जैसे कि आज हो रहे, तो मैरिज को भी रजिस्टर्ड कर दिया गया, वो एक और डाइवर्स को भी लीगल माना गया। सो विमेन का जो ये एक पॉलिटिकल मूवमेंट था, ये चल रहा था रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट के बाद भी चल रहा था। 1791 की भी बाद से हम देख रहे कि चल रहा था। पर जब ये रेन ऑफ टेरर का सीज़न हम देखते हैं 1792 से 1793 के बीच में, तब भी ये पॉलिटिकल क्लब्स चल ही रहे थे। पर जो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर है, जैसे कि हम ऑलरेडी उसकी पॉलिसी आपको समझा चुके हैं, उसका सोच हम समझा चुके हैं, तो उसके हिसाब से उसने इस पॉलिटिकल ग्रुप को अपोज किया। बहुत सारे पॉलिटिकल ग्रुप्स उन्होंने बैन कर दिए, और जो इस ग्रुप की मीन्स रॉबेस्पियर ग्रुप की अगर कोई बात नहीं मान रहा है तो उस फीमेल्स को भी गिलोटिन कर दिया गया, उन्हें या तो सज़ा दे दी गई, फांसी दे दी गई। और उसके मरने के बाद भी हमने देखा है कि इन पॉलिटिकल वेमेन के पॉलिटिकल ग्रुप्स का जो वर्क है वो हमेशा कंटिन्यू रहा है, वो हमेशा चलते रहा है। उनका एक मीन्स उनके जो हमने पहले मकसद क्लियर कर दिए थे कि पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल एंड एजुकेशनल, इन सभी लेवल पे उनका अपलिफ्टमेंट होना चाहिए। यही उनका मेन मोटो था इस तरह के क्लब के द्वारा और वो रिवोल्यूशन में आने के लिए। हम जैसे कि हम देखते हैं कि विमेन का जो मूवमेंट है फिर वो इक्वल स्टेटस के लिए हो, पॉलिटिकल स्टेटस के लिए हो, इक्वल वेजेस के लिए हो, वोटिंग राइट के लिए, वो चलते ही गया। हमने यहाँ तक देखा है कि 1794 के बाद भी जितना डेवलपमेंट होना चाहिए था, जितना इम्पोर्टेंस विमेन के ऑर्गेनाइजेशन को, उनके अधिकार को देना चाहिए था, वो उतनी स्पीड से नहीं मिला है या फिर उतनी फ्लुएंस से नहीं मिलते गया है, जिसके लिए विमेंस को और ज़्यादा संघर्ष भी करना पड़ा और ये संघर्ष चलते रहा। इसके साथ हम देखते हैं कि सिर्फ फ्रांस में ही नहीं, जबकि दुनिया में जो अलग अलग विमेंस रही है या फिर अलग अलग पॉलिटिकल क्लब्स रहे हैं, वो हमेशा विमेन सफ्रेज मूवमेंट के लिए बात करते रहे हैं ताकि उनको भी वोटिंग राइट हासिल हो। और फाइनली
1946 में उन्हें भी ये राइट मिल गया। अगर हम देखें तो 1792 1946 ये काफ़ी बड़ा डिस्टेंस है या फिर काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग वॉर है जब विमेन को अपनी वोटिंग राइट्स के लिए दिया उन्होंने। आज हम देखते हैं कि हमें वोटिंग राइट मिले तो हम उसका ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं समझते, बट आप देखो कि अगर हम रॉबिस्पियर की गवर्नमेंट की बात करें तो 1794 जब वो मर गया था, ठीक है, उसके बाद से अगर हम 1946 का समय देखें तो काफ़ी लॉन्ग समय होता है। तब तक विमेन अभी तक वोटिंग का राइट नहीं था, फाइनली इन्हें यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात, आप चाहे तो सोर्स एफ और पढ़ सकते हैं। सोर्स एफ पढ़ेंगे तो आपके लिए भी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। मैं कुछ बातें यहाँ पे बता देता हूँ, जैसे कि मेल हो या फीमेल हो वो सभी एक जैसे हैं और सबके राइट्स एक जैसे होना चाहिए। Women is born free and remains equal to man in rights. Definitely, मेल एंड फीमेल जन्मता एक जैसे या फिर जन्म से एक जैसे, तो उनके राइट डिफरेंट कैसे हो सकते हैं। द गोल ऑफ ऑल पॉलिटिकल एसोसिएशन इज प्रिजर्वेशन फॉर द नेचुरल राइट्स ऑफ वीमेन एंड मैन। अगर हम पॉलिटिकल राइट्स की बात करते हैं तो मेल और फीमेल की सब लिए इक्वल होना चाहिए। These rights are liberty, prosperity, security and above all resistant to oppression। इसका मतलब है कि जैसे कि लिबर्टी आज़ादी, आपका प्रॉपर्टी रखना, जैसे सिक्योरिटी वो तो सभी का राइट है। उसी तरह से रेजिस्टेंट टू अपोजिशन, अगर कोई अपोज कर रहा है, बेसिकली हमने देखा है कि जो फीमेल क्लास है वो मेल क्लास द्वारा हमेशा सप्रेस होता रहा है, तो इस सप्रेशन के अगेंस्ट में अपोजिशन भी होना चाहिए। ये भी उनका एक लीगल राइट है, जैसे मेल्स का हो सकता है तो फीमेल्स का क्यों नहीं। थर्ड पॉइंट था द सोर्स ऑफ ऑल सोवर्जिनिटी रिसेट इन द नेशन विच इज़ नथिंग बट द यूनियन ऑफ वुमेन एंड मैन। अगर हम देखेंगे कि जो सोसाइटी है, अगर कोई कंट्री ये कहती कि वो सोवर्जिन है या फिर सेल्फ डिसीजन मेकिंग कर सकती है, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ ओनली मैन, बिकॉज ऑफ बोथ मेन एंड वुमेन। फोर्थ पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, द लॉ शुड बी एक्सप्रेशन ऑफ द जनरल विल। ठीक है, लॉ सभी के लिए सेम है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, ठीक है, एंड शुड हैव आइदर से पर्सनली और बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इट्स फॉर्मुलेशन, इट शुड बी द सेम फॉर ऑल। देखिए, जो अभिव्यक्ति है जिसे हम कहते हैं कि पॉलिटिकल राइट है जो एक्सप्रेशन का, फिर वो मेल हो या फीमेल हो सभी का सेम ही है, कुछ अलग नहीं है। इट शुड बी सेम फॉर ऑल फीमेल एंड मेल सिटीजन्स आर इक्वली इंटाइटल्ड टू ऑल ऑनर्स एंड पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। अगर हम सम्मान की बात करते हैं तो फिर मेल हो या फीमेल हो वो एक ही जैसा है। अगर कुछ गलत सोसाइटी में होता है या फिर अगर किया जाता है तो फिर वो मेल हो या फीमेल हो सभी एक ही जैसे है, और फिर एक ही तरह के लॉ, एक ही तरह के कानून, एक ही तरह की सज़ा के पात्र है। ऐसा ही फिर पॉइंट कह रहा है। तो कहने का मतलब है कि हमें यहाँ पे पॉइंट इसलिए समझाए गए हैं कि हाँ, फीमेल इज़ नॉट डिफरेंट टू मैन। पॉलिटिकल सोशल राइट चाहे नेचुरल चीज़ें कुछ अलग हो, बट जो पॉलिटिकल राइट्स है वो सेम होनी चाहिए, सोशल राइट कुछ सेम होनी चाहिए। अभी हमारा टॉपिक 5th है, द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। अगर हम एबोलिशन ऑफ स्लेवरी की बात करें तो उस ज़माने में स्लेव्स बनाना ये एक प्रथा थी। स्लेव का मतलब होता है यहाँ पे गुलाम। तो गुलाम इसलिए होते थे क्योंकि इनकी जो पॉपुलेशन थी उस हिसाब से ये इलिटरेट भी थे। ये कहीं हम जब फ्रांस की मूवमेंट को जान रहे या फिर जब हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ रहे तो हम ये देख रहे कि आइदर पर्सन एजुकेटेड और नॉन एजुकेटेड बट ही लव्स हिज डिग्निटी। जो भी वो कर रहे, जो भी वर्क कर रहे, चाहे वो कोई भी स्टेट से हो, दे लव देयर डिग्निटी। और इसी के चलते वो जो भी वर्क करते थे उसका वो बराबर पैसा लेते हैं, या फिर वो उन्हें पता है कि कौन सा काम करना है नहीं करना है। बट अगर अब यूरोप की बढ़ती आबादी की बात करें तो बढ़ती हुई आबादी के साथ उन्हें बहुत सारी कमोडिटीज़ जो रिक्वायर्ड है वो सिर्फ और सिर्फ फ्रांस में नहीं हो रही है, तो वो उन्हें ऐसी जगह से लानी पड़ रही है जहाँ पे फ्रांस के लोगों ने या फिर यूरोप के लोगों ने अपनी अलग अलग कॉलोनीज़ बनाई हैं। अब कॉलोनीज़ की अगर हम बात करें कॉलोनाइजेशन की, तो हमने देखा था कि जो इंग्लैंड ने हमारे इंडिया को जिससे कॉलोनी बनाया था, वैसे ही अमेरिकन कॉन्टिनेंट के कुछ पार्ट है, या फिर हम कुछ पोर्ट्स कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि कुछ आइलैंड जहाँ पे इन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज़ ली थी। तो फ्रांस के लोगों ने यहाँ पे इस तरह की प्रॉपर्टीज़ ली थी।
और यहाँ पे प्रॉपर्टी पे वो खुद नहीं काम करते थे, बिकॉज दे वर अनविलिंग टू गो टू सी वॉयजेस। ठीक है, कुछ लोग जो जाते थे वो सिर्फ बिजनेस के लिए जाते थे, बट वो अपना ज़मीन छोड़ के, अपनी जगह छोड़ के कहीं और काम नहीं करना चाहते थे, जिसके चलते जो आइलैंड्स होते थे जहाँ पे इनके कॉलोनीज थी, यहाँ पे फिर काम कौन करेगा, यहाँ पे लेबर का शॉर्टेज होता था। अगर हम यहाँ पे बात करते कि एबोलिशन ऑफ स्लेवरी को हटाना है, क्योंकि ये काम कौन करेगा, क्योंकि ये फ्रांस के लोग नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, अफ्रीका से इन लोगों को लाया जाएगा और इनसे ज़बरदस्ती काम करवाया जाएगा। दैट इज स्लेवरी। सो द अबोलिशन ऑफ स्लेवरी, सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रिवोल्यूशनरी सोशल रिफॉर्म्स वॉज डन बाय द जैकोबिन क्लब्स वॉज एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। यानी अगर रिवोल्यूशनरी मीन्स जैकोबिन क्लब्स का अगर कोई इम्पोर्टेंट वर्क था जो उन्होंने किया, तो वो था कैरेबियन आइलैंड्स में स्लेवरी को एंड करना, स्लेवरी को कम्प्लीटली बंद कर देना। ये उनका मेन एक रिफॉर्म रहा है पूरे मूवमेंट के दौरान जो उन्होंने किया। और हाँ, ये सिर्फ फ्रांस में नहीं, बेसिकली ये कॉलोनीज में लागू हुआ। अब ये जो ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड की बात कर रहे हैं, वो स्टार्ट हुआ था एक्चुअली 17th सेंचुरी में। यहाँ पे ध्यान रखिए 17th सेंचुरी यानी 1601 के बाद, हमेशा ध्यान रखिए। तो 17th सेंचुरी में ये स्लेव ट्रेड शुरू हुआ। अब स्लेव इन द सेंस यहाँ पे क्या होता था, अफ्रीका में जो अलग अलग छोटे कस्बे होते थे या फिर हमें मान सकते हैं कि कबीले होते थे, बिकॉज दिस पीपल वर लाइक ट्राइबल कम्युनिटीज़। तो ट्राइबल्स के जो ग्रुप्स होते थे, उनके जो हेड होते थे, उन्हें चिफ्टेंस कहते थे। अब चिफ्टेंस क्या करते थे, जब भी कोई दो अलग अलग ग्रुप में वॉर होते थे, तो जो हारे गए लोग होते थे, जो हारे वॉरियर्स होते थे, इनमें उनको बंदी बना लिया जाता था। और ये जो बंदी हैं, कुछ कीमत पे फिर ये लोग इनको खरीद लेते थे, फिर उन्हें जंजीर लगा के 6 महीने की बड़ी सी यात्रा में भेज दिया जाता, 3 महीने से बड़ी सी लंबी यात्रा में भेज दिया जाता जहाज़ में बिठा के, और फिर यहाँ पे इनको जो यूरोपियन ट्रेडर्स थे उनको बेच दिया जाता ताकि उनसे काम किया जा सके। ये मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ कि फ्रांस के जो लोग थे यहाँ पे आने मीन्स यहाँ पे डिस्टेंस जाके वर्किंग में इंटरेस्टेड नहीं थी, जिसकी वजह से यहाँ पे जो लेबर शॉर्टेज होता था, ये जो लेबर शॉर्टेज है थ्रू ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड कंप्लीट किया जाने लगा। ध्यान रखें, फ्रांस के जो दो मेन पोर्ट्स थे, जिससे हम कहते हैं बॉर्डेक्स एंड नांटेस, इनका जो डेवलपमेंट है ये इसी सेशन में हुआ है, ये इसी ईयर में हुआ है। अगर हम बेसिकली जिस चीज़ के लिए किया जाता था वो था शुगर, कॉफ़ी, इंडिगो, ये जो अलग अलग कमोडिटीज़ जो यूरोप में, फ्रांस में चाहिए होते थे, वो यहाँ पे डेवलप की जाती थी, और ये इन स्लेव्स के थ्रू ही पॉसिबल हुआ। अगर हम यहाँ पे कैरिबियन आइलैंड्स के डेवलपमेंट की बात करें या फिर बॉर्डेक्स, नांटेस जैसे पोर्ट्स का डेवलपमेंट, ये सिर्फ और सिर्फ स्लेव के द्वारा ही किया गया है। इनका जो भी रिफॉर्मेशन है या फिर इनका जो भी डेवलपमेंट है वो स्लेवरी पे डिपेंडेंट था। हमें देखते हैं कि पूरे 18th सेंचुरी में अलग अलग डिस्कशंस हुए, डिबेट्स हुई, और जो भी रिवोल्यूशनरी रिफॉर्म्स हो रहे थे फ्रांस में, उसमें राइट टू मेन सिर्फ फ्रांस के लोगों तक ही सीमित रहे या वो कॉलोनीज के स्लेव्स के लिए हो या ना हो, इस पे भी काफ़ी हमें कह सकते हैं कि इसके लिए हमेशा दो अलग अलग थिंकिंग्स डेवलप रही है, क्योंकि फ्रांस के जो कुछ बिजनेसमैन थे जो इन पॉलिटिकल मूवमेंट्स में थे, उनका जो बिजनेस है, उनका जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स है, वो भी स्लेव ट्रेड से आ रहा था। तो बहुत बार बहुत सारी चीज़ें हुई तो ज़रूर कि नहीं चलिए राइट टू मैन एक्सटेंड कर दिए जाए, बट हमेशा इनके इंटरेस्ट को देखते हुए, इन बिजनेसमैन के इंटरेस्ट को देखते हुए इन बात पे हमेशा चुप्पी हो जाती थी या फिर इस बात पे कोई डिसीजन नहीं बन पाया था।
बट फाइनली हमने देखा है कि जो मेन चेंजेस जैकोबिन क्लब के द्वारा किए गए थे 1794 के कन्वेंशन में, तो 1794 के कन्वेंशन में राइट टू मैन वॉज डिक्लेयर टू नॉट ओनली टू द फ्रांस बट ऑल्सो द फ्रेंच कॉलोनीज। का मतलब कि फ्रेंच कॉलोनीज में भी जो स्लेवरी है वो एबलिश कर दी गई इस कन्वेंशन के थ्रू। बट ये ज़्यादा लॉन्ग नहीं चले, क्योंकि हम ये मानते हैं कि जो ये कन्वेंशन है या फिर जो इसका इफेक्ट है वो 10 साल तक रहा है। 10 साल तक ये जो लॉ है वो इफेक्ट में रहा कि नहीं, स्लेवरी नहीं मानी जाएगी। बट 10 साल के बाद जैसे नेपोलियन बोनापार्ट की गवर्नमेंट आ रही है या फिर उसका रूल आ रहा है, तो उसने फिर से स्लेवरी स्टार्ट कर दी, क्योंकि उसके हिसाब से अगर स्लेवरी हो तो बिजनेसमैन ग्रो कर सकते हैं, बिजनेस ग्रो हो सकता है। तो इसके साथ नेपोलियन बोनापार्ट ने स्लेवरी को फिर से बढ़ावा दे दिया था, फिर से स्टार्ट कर दी थी। इसलिए हम ये मान रहे हैं कि ये लॉन्ग टर्म मेजर्स नहीं रहे, बट जितने साल रहे उसमें काफ़ी ज़्यादा जो चेंजेस ऑकर्ड हुए वो ज़्यादा उन स्लेव्स के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हुए। लास्टली इन 1948 स्लेवरी कंप्लीटली एबॉलिश की गई, 1948 में। तो कहने का मतलब है कि 1794 के बाद काफ़ी ज़्यादा एक बड़ा लंबा समय गया है इसे दुनिया से हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए। तो जैसे कि हमें इस टॉपिक के बारे में पढ़ा है और उसी को हम डिस्कस करेंगे। अभी ये क्वेश्चन ये है इस पर्टिकुलर टॉपिक में कि क्या रिवॉल्यूशन आपके डेली हैबिट चेंज कर सकता है, आपके क्लोथिंग चेंज कर सकता है, उसकी स्टाइल चेंज कर सकता है, आपका पहनावा, आपका रहन सहन, आपका फूड, आपका बिहेवियर, आपकी थिंकिंग। तो आंसर है यस, इट कैन चेंज। जब हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात करते हैं तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। देखा जाए तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में यही चीजें मिसिंग थी। जो रूल्स पहले थे वो इस चीजों को डिनाई करते थे, वो इन बेसिक वैल्यूज को डिनाई करते थे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इन चीजों को अपलिफ्ट करने के लिए ये सारे चेंजेस हुए। इसलिए जो बोला जा रहा है, द क्वेश्चन इज कि कैन रिवॉल्यूशन चेंज ऑल दिस थिंग्स? तो यस, रिवॉल्यूशन कैन चेंज ऑल दिस थिंग्स, योर क्लोथ्स, योर हैबिट, योर बिहेवियर, योर your whole being, at least as far as these topics are concerned. So revolutionary government made such a required changes. So now one important aspect is censorship. After revolt of 1789, the main important task was the abolition of censorship. इसका मतलब ये होता है कि पहले क्या होता था कि जब किंग रूल था लुई 16 का, तो लुई 16 के जो सेंसर होते थे, तो जब भी कोई भी मटेरियल या कोई भी चीज़ पब्लिश करनी है तो वो लुई 16 के सेंसर्स उसे अगर एग्री करते हैं तो ही वो चीज़ सोसाइटी में आगे दिखाई जाएगी, पब्लिश की जाएगी, सुनाई जाएगी, उसके बारे में आगे चीज़ें बढ़ाई जाएगी। पर अगर वो सेंसर वो कैंसिल कर देते हैं जो उन्हें लग रहा है कि वो उनके फेवर में नहीं या फिर उनके बेनिफिशियल में नहीं है, इन दैट केस सेंसर वो चीज़ कैंसिल कर देते थे और लोग अपनी आइडियल्स को, अपनी आइडियोलॉजी को सबके सामने नहीं रख सकते थे। तो ये जो है इसे हम कह सकते हैं फ्रीडम ऑफ प्रेस। तो जो व्यूज़ रखने लगे लोग, जो अपने फेवर में भी उस पर्टिकुलर थॉट के या फिर उस पर्टिकुलर थॉट के अगेंस्ट में भी व्यूज़ रखना, दैट इज़ द बैन ऑफ सेंसरशिप और द
वी कैन से कि यहाँ पे सेंसरशिप को हटा दिया गया। इसका मतलब कि अभी जो पहले लोग अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे, इसे हम ये कह सकते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की आज़ादी, ठीक है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अपने आप को एक्सप्रेस करने की आज़ादी। तो हर तरह के व्यूज़ आप रख सकते हैं, पॉजिटिव, निगेटिव, क्रिटिकल व्यूज़ आप रख सकते हैं। तो सेम फ्रांस में भी इसी तरह से मटेरियल फ्लो होने लगा। हम जानते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे फ्रांस के जो लोग थे, हम जानते हैं कि मैक्सिमम जो पीपल थे, मीन्स मिनिमम पीपल लिटरल थे और मैक्सिमम पीपल इलिटरेट थे, बट इन तक भी ये मटेरियल पहुँचे, लिटरेट तक तो पहुँचे पर इलिटरेट्स तक भी ये मटेरियल पहुँचे। तो जैसे प्लेज होते थे या फिर पोएम्स होती थी, इनके थ्रू भी लोगों को जो मोमेंट्स है उनके बारे में पता चलने लगा। नाउ द पार्ट कम्स कंक्लूजन। कंक्लूजन में हमने यहाँ पे देखना है कि जैसे यहाँ पे पहला जो हमें इंफॉर्मेशन मिलता है 1804 का मिलता है, सो जहाँ पे किंग और एम्पेरर नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में पढ़ते हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट ने 1804 में अपने आप को किंग डिक्लेयर कर दिया। अगर हम इसकी पहले का थोड़ा सा बैकग्राउंड देखें तो हमने ये जाना है कि नेपोलियन बोनापार्ट इसलिए डिक्टेटर बन पाया क्योंकि जैसे हम रॉबिस्पियर का जब गवर्नमेंट देखते हैं, जैकोबिन क्लब के बारे में सुनते हैं, तो रॉबिस्पियर मरने के बाद फाइव मेंबर्स वाली बॉडी बनाई गई जिसे हम डायरेक्टरी कहते थे। सो डायरेक्टरी में अक्सर प्रॉब्लम होते थे, तो जो संसद होती थी वो डायरेक्टरी को बार बार कैंसिल कर देती थी और डायरेक्टरी के असेंबली के साथ बार बार झगड़े होते थे, या फिर अगर कोई बात पे अगर वो नहीं हो पा रहे, यूनाइट नहीं हो पा रहे, तो असेंबली भी बार बार डायरेक्टरी को कैंसिल कर देती थी। इसका मतलब कि एक प्रॉपर मैनेजमेंट न होने की वजह से 1804 में किंग नेपोलियन बोनापार्ट ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए अपने आप को किंग डिक्लेयर कर दिया। उसे ऐसे लगा कि वो बहुत सारी चीज़ें बेहतर तरीके से कर सकता है। ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड एज मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप। उसे यूरोप का मॉडर्नाइजर भी कहा जाता है। अगर देखें जैसे आप 10th में भी उसके कुछ बेसिक चेंजेस देखेंगे जो उसने किए, वो एक्चुअली लॉन्ग विजन के ये फिर हम ये मान सकते हैं कि उसकी इन बातों के पीछे काफ़ी लॉन्ग विज़न था जो तब लोगों को नहीं समझा, बट उसकी जो चेंजेस है या फिर उसने जो चेंजेस सोसाइटी में किए, ठीक है, वो उसके मरने के कई बाद भी अपनाए गए, एक्सेप्ट किए गए और कुछ तो चेंजेस एज इट इज़ रखे गए। हम कुछ बेसिक चेंजेस उसके बारे में जैसे यहाँ पे बताना चाहेंगे, जैसे यूनिफॉर्म मेजर्स, एज एन करेंसी, जैसे अलग अलग टाइप के करेंसी होती थी वो भी उसने कट करके एक सिंगल करेंसी कर दी। तो जैसे मेज़रमेंट में, बैगिंग में या फिर आपकी करेंसी में उन्होंने कहीं तो भी यूनिफॉर्मिटी लाई कि मैनेजमेंट ढंग से हो सके सारी चीज़ों का। तो ये एक पॉजिटिव चेंज था उस डायरेक्शन से। पहले तो नेपोलियन बोनापार्ट को लोगों ने एक्सेप्ट किया, उन्हें लगा कि नहीं ये हमारा मुक्तिदाता है, हमें कुछ तो बेहतर चीज़ देगा। बट जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, जैसे जैसे उसकी सेना आगे बढ़ रही थी, तो कहीं ना कहीं लोग उन्हें इन्वेडिंग फोर्सेस के नाम से देखने लगे। इन्वेडिंग फोर्सेस का मतलब ये होता है कि ही इज़ ऑल्सो बिकमिंग अ किंग, लाइक ही इज़ collecting the other lands and he is also winning the another parts of the टेरिटरी। तो कहने का मतलब वो भी दूसरे किंग की तरह उन्हें बिलीव करने लगा, मीन्स वो भी दूसरे किंग की तरह ही होने लगा। उसने अलग अलग जगह अपने फैमिली मेम्बर को इस्टेब्लिश करना शुरू किया, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आइडिया लोकतंत्र से लागू नहीं होती थी, ये राजतंत्र की ओर, मीन्स डायनेस्टी की ओर बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी। तो कहीं ना कहीं लोगों का जो उस पर बिलीव था वो कम हुआ। बट हम लास्ट में यहाँ पे एक चीज़ हम बताना चाहेंगे कि जो आइडियल्स हैं जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में इस्टेब्लिश किए गए, वो सिर्फ फ्रेंच तक नहीं रहे,
वो इतने ज़्यादा पावरफुल हो गए कि रेस्ट ऑफ द यूरोप में भी उन चीज़ों के बारे में बात होने लगी, जैसे इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी। ये आइडियल सिर्फ और सिर्फ अभी फ्रेंच रिवॉल्यूशन के न रहते हुए जहाँ जहाँ पे ह्यूमन सोसाइटी है वहाँ वहाँ पे उनकी बेसिक डिमांड बन गई, बेसिक आइडियल्स बन गए। फ्रेंच रिवॉल्यूशन को बहुत सारे जो कंट्रीज थी जैसे कि इंडिया हो, अफ्रीका, यहाँ पे भी इन चीज़ों के बारे में बात की गई, क्योंकि जब यूरोप इन चीज़ों से गुजर रहा था तो कहीं ना कहीं यूरोप अमेरिका कंटिनेंट्स को, अफ्रीका कंटिनेंट्स को या फिर आपके एशियन कंटिनेंट्स को कॉलोनाइजेशन के प्रोसेस में ला रहा था। तो वो इंडिया को, एशिया को, बेसिकली अफ्रीकन कंट्रीज़ को अपनी कॉलोनीज़ बना रहा था। पर जब ये कॉलोनीज़ में भी एजुकेशन आया तब भी उन्होंने इसी तरह से फ्रेंच रिवॉल्यूशन का स्टडी किया। उन लोगों ने भी ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन के जो मेजर्स थे वो अपनाए, क्योंकि उन्हें यही मेजर्स सही लगे जो वो अपनी कंट्री में भी फॉलो करना चाहते थे। अगर हम हमारी कंट्री के बारे में बात करें तो जैसे राजा राम मोहन रॉय, टिपू सुल्तान, इन लोगों ने भी फ्रेंच के इन मॉडल्स को अपनाया था, फ्रेंच की इन बातों को अपनाया था ताकि वो मॉडर्नाइजेशन अपनी कंट्री में भी ला सके। तो इससे साथ हमारा ये पार्ट कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर।